कहानी शुरू होती है 1991 जब रशिया का डिसोल्यूशन हुआ और 15 न्यू स्टेट्स बने, न्यू कंट्रीज बने। उसमें एक कंट्री यूक्रेन भी था। Выстрел. Давай, давай, давай. यूक्रेन और रशिया के बीच में पुराने दशकों से बहुत ही अच्छे रिलेशंस चलते आ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी अश्योरेंस इन दिसंबर 1994 जब यूक्रेन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, जो उसे रशिया के डिसोल्यूशन के बाद मिले थे। मतलब वो उसकी टेरिटरी में ही थे, लेकिन जब डिसोल्यूशन हुआ तो कुछ हथियार, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेन के पास भी आ चुके थे। उस सिक्योरिटी एश्योरेंस में बताया गया था कि रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो तीन न्यूक्लियर पावर्स थी, उनके द्वारा यूक्रेन की टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। उसमें कोई भी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं की जाएगी। द अनदर पॉइंट इज, यूक्रेन ने रशिया को सेवेस्तापुल एरिया, जो ये आपको अभी दिख रहा है सेवेस्तापुल एरिया, उसमें रशिया को लीज पे नेवल फैसिलिटीज़ दे दी, जिसके मुताबिक रशियन ब्लैक सी फ्लीट है, जो रशिया की ब्लैक सी फ्लीट है, वो सेवेस्तापुल में आके सेवेस्तापुल जो यूक्रेन का एरिया, उसमें आके मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकती है और वहाँ पे रह सकती है यूक्रेनियन नेवल फोर्सेस के साथ। रशिया और यूक्रेन के बीच अभी तक बहुत सारे गैस डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो 1990 से 2000 से अभी तक भी चलते आ रहे हैं। तो ये था एक और पॉइंट, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है रशिया और यूक्रेन के युद्ध का, कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से रशिया और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है। इन 2004 एक ऑरेंज रेवोल्यूशन होती है यूक्रेन में। अब उसमें क्या था, दो लीडर्स है, एक था प्रो यूरोपियन और एक था प्रो रशियन। प्रो यूरोपियन का नाम था विक्टर युशचेंको और दूसरे का प्रो रशियन का नाम था विक्टर यानुकोविच। तो इन दोनों के बीच इलेक्शन होता है। इलेक्शन के रिजल्ट्स के तौर पर, उन रिजल्ट्स की वजह से जिनमें माना गया था कि वो रिजल्ट्स करप्ट थे, इन 2004 जनता क्रांति कर देती है और लड़ाई करती है और पूरे यूक्रेन में बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशन होती है और उस रिवॉल्यूशन को ऑरेंज रिवॉल्यूशन नाम दिया जाता है। और उसके बाद वहाँ की सुप्रीम कोर्ट फिर रिवॉर्ड करने का अधिकार देती है और उसको बताया जाता है कि अब जो इलेक्शंस होंगे वो एक फेयर इलेक्शन होगा। और उसके बाद प्रो यूरोपियन मिस्टर विक्टर युशचेंको जिनकी जीत होती है और ऑरेंज रिवॉल्यूशन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है और सफल हो जाता है। ये बात रशिया को कहीं ना कहीं खटकती आ रही थी ना, तो हुआ ही था। और यूक्रेन ने अब नाटो के साथ अपने रिश्ते बढ़ाना शुरू कर दिया, कोऑपरेशन शुरू कर दिया। और ये बात तो हमारे पुतिन साहब को पसंद आती नहीं। लेकिन इन 2010 अब फिर से इलेक्शंस होते हैं यूक्रेन में, और इलेक्शंस के साथ साथ प्रो रशियन, जो हमने पहले बताया विक्टर यानुकोविच, जो प्रो रशियन थे, वो इलेक्ट होके बनते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। और एक तरफ से कहा जाए तो वो रशिया की पपेट थी। मतलब वो जितनी भी बातें उनको रशिया की तरफ, अगर वो कोई भी बात हो तो उनको रशिया की तरफ ज़्यादा हमदर्दी दिखती थी, ना कि यूक्रेन की तरफ और ना कि नाटो की तरफ। तो विक्टर यानुकोविच के आने के साथ अब रशिया को लगा कि जो कुछ भी बर्बादी हुई है उसकी भरपाई क्यों ना की जाए, जो बिगड़ा है उसको ठीक करने का समय आ गया है। इन सेवेस्तापुल यूक्रेन ने रशियन ब्लैक सी फ्लीट को रहने के लिए लीज पे नेवल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई थी, दी थी। वो एग्रीमेंट इन 2017 ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये जो विक्टर यानुकोविच, जो हमने बताया जो प्रो रशियन है, एक न्यू लीज साइन की जिसमें उसने बताया अब रशियन ट्रूप्स यहाँ पे रह भी सकते हैं और उसकी जो नंबर ऑफ ट्रूप्स है, जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ा भी सकते हैं और ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। जो कर्च पेनिनसुला है, जो आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो कर्च पेनिनसुला है, उसके ऊपर सेवेस्तापुल में विक्टर यानुकोविच ने जो न्यू लीज साइन की उसमें ये बताया कि आप यहाँ पे जो रशियन ट्रूप्स है उसको ट्रेन भी कर सकते हो। कि इस फैसले की वजह से यूक्रेन की जनता भड़क उठी, विद्रोह कर बैठी, बिकॉज ऑफ एज यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन सेवेस्तापुल की ट्रीटी खत्म होने के बाद कोई भी ट्रूप्स, फॉरेन ट्रूप्स वहाँ पे नहीं रह सकते, उनको यूक्रेन छोड़ के जाना पड़ेगा। और जनता ने वहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इसी की वजह से वहाँ की ऑपोजिशन लीडर यूलिया तिमोशेंको, जिनको जेल भेजा गया। सरकार के साथ कुछ मतभेदों के कारण विक्टर यानुकोविच ने सालों से डेवलप हो रहे यूरोपियन एसोसिएशन एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर दिया, उसको ठुकरा दिया। वो रशिया के साथ कुछ फेवर ले चुके थे,
रशिया ने उनको कुछ फेवर किया था कि आप ये ले लो, वो भी कुछ भी हो सकता है, ब्राइब भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, वो दिया था उनको। उसके बिहाफ में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने ये इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। रशिया इसे एक तरीके से एक इलीगल कूप मानता है। रशिया यूक्रेन की क्रीमिया में इन 20 फेब 2014 को इन्वेड कर देता है और शुरू होती है क्रीमियन वॉर। अगर आपको लगे कि रूसो यूक्रेन वॉर क्यों हो रही है तो आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर अभी तक के करंट सिनेरियो तक सब कुछ मालूम हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके जो दुश्मन है नाटो, अमेरिका, जो कोई भी जो उसके दुश्मन है वो उसके बॉर्डर पे आके उसे ही धमकाए। यूक्रेन रशिया के साथ एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है और उसी के साथ ब्लैक सी, जो यूक्रेन के नीचे जो ब्लैक सी आता है वो भी एक बड़ी बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, ब्लैक सी भी। तो अगर कल नाटो के साथ यूक्रेन मिल जाता है तो अमेरिका, नाटो की सेनाएं यूक्रेन की सीमा तक आ जाएगी और रशिया को धमकाएगी। रशिया में शायद वो रशिया में इन्वेड कर दे। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसलिए रशिया अभी अभी फ़िलहाल के लिए अपनी सेना को भेज के ये चीज़ ना हो, यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना बने, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कर रहा है, उसके अंदर इन्वेड करके उसको अपनी बात मनवाने के लिए ट्राई कर रहा है। ये एक तरफ से ये एक इन्वेजन ही है और कहीं ना कहीं ये इन्वेजन मतलब अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गए, ये रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। यूक्रेनियन ट्रूप्स, अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ की सेना वहाँ की टेरिटरी में आके शायद रशिया की टेरिटरी में इन्वेड कर दे, रशिया को अपना हिस्सा बना ले, इन्वेड करके रशिया को हराने की कोशिश करे। और ये तो पुतिन साहब कभी नहीं चाहेंगे। यूक्रेन के पास बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो फिर नाटो और अमेरिका उस रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो रिसोर्सेज रशिया को मिल जाए और जो हमने बताया ब्लैक सी में भी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रशिया को चाहिए। इसीलिए रशिया यूक्रेन पे इन्वेड कर रहा है और रशिया की यूक्रेन की अभी फ़िलहाल की वॉर चल रही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखते हैं कि युद्ध कहाँ तक चलता है, सेनाएं कहाँ तक एक दूसरे को मारती है, लोगों की बर्बादी कहाँ तक होती है और इन दो देशों के युद्ध के बीच में हमारे भारत पे और दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। और लीडर्स तो लड़के चले जाएंगे, लेकिन जो सैनिक जो मर रहा है, जो पीपल मर रहा है, जो लोग मर रहे हैं, उनका क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। कमेंट करके बताइए क्या होगा उनका। भगवान के लिए प्रार्थना ज़रूर करना यूक्रेन और रशिया की वॉर ख़त्म हो जाए, अमन बना रहे पूरी दुनिया में। इसके लिए जय हिंद।